नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। 24 के रण का दूसरा फेज आज चल रहा है, जहां पर मतदान जारी है। इसमें मध्य प्रदेश की 6 और छत्तीसगढ़ की 3 सीट शामिल हैं, तो दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। मध्य प्रदेश में थोड़ी सी सुस्त रफ्तार के साथ मतदान आगे बढ़ता हुआ, जहां पर 3 बजे तक 46.50% मतदान हुआ है और यह आखिरी 1 घंटा है अब लोगों के पास वोट डालने के लिए, जो मौका उनके पास बचा हुआ है। छत्तीसगढ़ में 3 बजे तक 63.29% मतदान हुआ है। कुछ सीटों पर जो मतदान है वो पहले समाप्त हो चुका है। दमोह में 3 बजे तक करीब 45% मतदान हुआ है। होशंगाबाद में सबसे अच्छी वोटिंग कह सकते हैं, 55% मतदान हुआ। खजुराहो में 43% और अगर हम बात करें रीवा की, तो यहां कम मतदान हुआ है, 37.55। सतना में 47.68, टीकमगढ़ में 48.76। अब जरा छत्तीसगढ़ के देख लीजिए, 67.50% मतदान हुआ। कांकेर में, महासमुंद में यह आंकड़ा 63.30%, राजनांदगांव में 61.34% मतदान हुआ है। तो ये ओवरऑल आंकड़ा आपको हम बता रहे हैं, जहां पर दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है और लास्ट 1 घंटा है। अब इसमें जाकर आप वोट कीजिए, क्योंकि अब तो धूप भी पूरी तरीके से जा चुकी है। वहीं कांग्रेस मीडिया विभाग की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुप्रिया श्रीनेत का बयान सामने आया। इस दौरान उन्होंने अमित शाह के दौरे को लेकर कहा कि पहले चरण के कम मतदान के बाद बीजेपी समझ गई है कि वो हार रही है। मैं बीजेपी की प्रवक्ता तो हूं नहीं कि मुझे पता रहेगा अमित शाह क्यों आए। ये तो आप लोगों को पता करना चाहिए। इस देश का गृह मंत्री किसी राज्य की राजधानी में एकदम से आ रहा है, क्यों आ रहा है? हार का अंदेशा बीजेपी में पूरी तरह से साफ है। बीजेपी को पता है कि साउथ में साफ है, नॉर्थ में हाफ है और यही उनका ग्राफ है। अमित शाह आके यहाँ पे कौन सी रणनीति बना लेंगे ये अलग बात है। ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। बंगाल भी गए थे, तेलंगाना भी गए थे, कर्नाटका भी गए थे, मिजोरम भी गए थे, नीलबटा सन्नाटा वहाँ का रिजल्ट था। इस देश की जनता ने मन बदला लिया है बदलाव का। तो अमित शाह या मोदी जी या नड्डा जी एक साथ भी आ जाएं तो जनता अपना मन बदलती नहीं है। वहीं मध्य प्रदेश में चुनाव पर नजर रखने के लिए भोपाल में कंट्रोल रूम बनाया गया, जिसके जरिए प्रदेश कांग्रेस मतदान को लेकर नजर बनाए हुए हैं। कांग्रेस का कहना है कि मतदान को लेकर 150 के करीब शिकायतें आई हैं। प्रशासनिक मशीनरी की गलत इस्तेमाल से बूथ कैप्चरिंग से जुड़ी शिकायतें आई। भोपाल में बने कांग्रेस के कंट्रोल रूम से जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी गौरव गुप्ता। मध्य प्रदेश में दूसरे चरण के चुनाव चल रहे हैं और मतदान प्रतिशत को लेकर लगातार राजनीतिक दल भी निगाहें गड़ाए हुए हैं कि कहां पर मतदान प्रतिशत कितना हो रहा है। कहीं अगर मतदान प्रतिशत कम भी हो रहा है तो वहाँ ये कोशिश की जा रही है कि मतदान प्रतिशत बढ़े। किस तरीके से कांग्रेस इसको लेकर अपनी रणनीति बनाए हुए है और क्या काम कर रही है, इसको लेकर बातचीत करेंगे। महेंद्र सिंह चौहान इस वक्त हमारे साथ है। सर, क्या कर रहे हैं आप लोग मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए और किस तरीके से आप लोग निगरानी रखे हुए हैं? देखिए, आज दूसरे चरण के मतदान हो रहे हैं और सभी लोकसभा क्षेत्रों में हमारे हेल्पलाइनें हैं। हमारे सारे डेस्क के प्रभारी और हेल्पलाइन के जो नंबर वाले हमारे साथी हैं, वो लोकसभा क्षेत्रों में BLA लेवल तक जाकर के बातचीत कर रहे हैं। अभी तक 5-6 लोकसभा क्षेत्रों से जो हमारे पास शिकायतें आई हैं, उनकी संख्या लगभग 150 है और उसमें कहीं बूथ कैप्चरिंग की भी बातें हैं, कहीं भीड़ लगी है, लाइन ठीक बहुत लंबी हो गई है, कहीं पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वोटर्स को एडमिट नहीं कर रहा है, कहीं पुलिस प्रशासन का हस्तक्षेप है, कहीं जबरिया वोट डालने की तरह तरह की शिकायतें लगभग हमारे पास आई हैं। आज चूँकि 6 कॉन्स्टिट्यूंसी में मतदान हो रहा है, तो आज हमारी प्रायोरिटी जो है उन क्षेत्रों में लोगों की समस्याओं का समाधान करना है। जिला प्रशासन और हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के मार्फत हम उसके समाधान की कोशिश कर रहे हैं। मतदाता बूथ तक आए, कई बार देखा जाता है मतदाता नहीं आ रहा है, गर्मी का भी मौसम है, उन लोगों को किस तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं? क्या आपके कार्यकर्ता जा रहे हैं वहाँ तक? निश्चित रूप से हमारे जो ग्राउंड लेवल के जो कार्यकर्ता हैं, मंडलम सेक्टर के लोग हैं, वो घर घर जाकर लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि अपने मतदान का उपयोग जरूर करें। आपने कहा कि 150 से ज़्यादा शिकायतें आई हैं, क्या करेंगे आगे? शिकायत करेंगे इसकी? हमने भेजी हैं, ऊपर भेजी हैं। कुछ जिले स्तर की थी, वहाँ प्रिसाइडिंग ऑफिसर को बोला है। कुछ निर्वाचन आयोग की थी, उनको भी बोला है। जो हमारे सक्षम वहाँ के वरिष्ठ नेता हैं, उनको भी बोला है कि वो हस्तक्षेप करके बात करके प्राथमिकता से उन समस्याओं का समाधान करें और अपने वर्कर को संतुष्ट करें। यहाँ पे आपने किस तरीके से कंट्रोल रूम बनाया, क्योंकि कंट्रोल रूम के और वॉर रूम के माध्यम से आप लोग नज़र रखे हुए हैं, तो किस तरीके से नजर रखें? कहाँ पे है कंट्रोल रूम, किस तरीके से, कितने लोग यहाँ पे लगे हुए हैं? ये हमारा गोपनीय शाखा है, कॉन्फिडेंशियल रूम। यहाँ पे हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर सब बैठे हैं। ये हमारे वाइस को चेयरमैन है ललित सेन जी, ये अपने लोगों के साथ जो है कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। अलग अलग हमारे लीगल डिपार्टमेंट है, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है
और सोशल मीडिया का हमारा एक अलग डिवीज़न है। तो हम लोग अपने लेवल पे पूरे प्रदेश के चुनावों में निगाह रखे हुए हैं और हमारी कोशिश है कि मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हो और हमारा वर्कर जो है बुस्टअप रहे और जो खड़गे जी का, राहुल जी का और जीतू पटवारी जी का जो संदेश है उसको हमने बूथ लेवल तक पहुंचाने की कोशिश भी की और उसमें सफल भी हुए। लोकसभा सीटों में भी आपने एक ऐसे ही वॉर रूम, कंट्रोल रूम आपने तब से हमारे 29 लोकसभा क्षेत्रों में वार रूम बने हैं और हमने 8 जोन में पूरे प्रदेश को बांटा है। 8 जोन में हमारे जोन के प्रभारी भी हैं जो लोकसभा प्रभारियों से कोऑर्डिनेट करके हमें समय समय पर अवगत करा रहे हैं। बिल्कुल समय समय अवगत कराएंगे। एक बार फिर दिखाना चाहेंगे ये कंट्रोल रूम आगे यहाँ पे बना हुआ है जहाँ से पूरे चुनाव पर निगरानी रखी जा रही है। कांग्रेस का ये अपने आप में वॉर रूम है क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि मतदाता मतदान केंद्र तक पहुँचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करे। जो वोटर्स आते हैं मतदान करने के लिए उसमें हर राजनीतिक दल के वोटर्स होते हैं। ऐसे में ये प्रायोरिटीज़ रहती है सभी राजनीतिक दलों की कि जो मतदाता आए तो खासकर उनके मतदाता भी पोलिंग बूथ तक पहुंचे। हालांकि कांग्रेस का साफ तौर पर यहाँ पे आरोप है कि 150 से ज़्यादा शिकायतें उनके पास पहुंची हैं। हालांकि उन शिकायतों को निर्वाचन आयोग तक भी फॉरवर्ड करने की योजना बनाई गई है और अब देखने वाली बात हुई किस तरीके की शिकायतें रहती है, किस तरीके की ये कार्रवाई इसमें होती है या नहीं। लेकिन फिलहाल मतदान प्रतिशत को बढ़ाना अभी सबसे प्रमुख है क्योंकि पिछले चरण में देखा गया था कि 3 सीटें ऐसी थी जिस पर मतदान प्रतिशत काफ़ी कम हुआ था। ऐसे में इस बार के चरण में मतदान प्रतिशत ऊपर से ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर जाए ये कोशिश सभी राजनीतिक दलों की भी रहेगी। तो वहीं कहाँ क्या गड़बड़ी हो रही है इसको लेकर भी नज़रें गड़ाए हुए हैं। ये साफ तौर पर इस कंट्रोल रूम में देखा जा रहा है, निगरानी रखी जा रही है और अगर कहीं कोई शिकायत आ रही है तो उसे भी आगे फॉरवर्ड किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ गौरव गुप्ता, न्यूज़ स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वहीं गरियाबंद में मतदान के बीच बारिश ने दस्तक दी। मैनपुर में करीब 1 घंटे तक बारिश हुई जिसकी वजह से लोग मतदान करने के लिए घरों से नहीं निकल रहे थे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मतदान केंद्र की ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। बारिश ने यहाँ पर और थोड़ा सा मुश्किलें पैदा की हैं लोगों की। हालांकि आप देखेंगे जो लोग शेड में आ सकते थे वो अपने मत का इस्तेमाल करते हुए नजर आए, लेकिन तैयारियों को थोड़ी सी चोट यहाँ पर पहुंची है। बारिश ने थोड़ा सा खेल बिगाड़ा है। हालांकि मौसम इससे सुहाना हो गया है। गर्मी थी वो ज़रूर यहाँ पर कम हुई है और कहीं ना कहीं अब उम्मीद है कि बारिश बंद होगी तो लोग और ज़्यादा बाहर निकलेंगे और अपने मत का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। तो ये तस्वीरें भी आप देख लीजिए, ये भी एक चुनावी रंग जहां पर बारिश आज हो रही है और इस बीच वोटिंग लगातार जारी है। देश भर में चुनाव हो रहा है और कई दिग्गज आज जो हैं मैदान में हैं। एमपी में 6 सीटों पर 80 उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत का आज फैसला होना है। केवल 6 ही लोगों को जीत मिल पाएगी। 2019 में इन सीटों पर 101 प्रत्याशी थे, इस बार प्रत्याशी घटे हैं। 26 प्रत्याशी 80 में से करोड़पति हैं और 75 पुरुष 4 महिला प्रत्याशी मैदान में हैं। तो ये फिलहाल आंकड़े हैं और दूसरे चरण के मतदान का अंतिम दौर है। न्यूज़ स्टेट अपील कर रहा है कि मतदान खत्म होने में कम समय बचा है। घरों से बाहर निकलिए आप और घर से निकलें और मतदान जरूर करें। ये आखिरी कुछ मिनट हैं आपके पास। अगर आप एक बार पोलिंग बूथ के अंदर तक पहुंच गए तो आपको जरूर मौका मिलेगा, आप अपना वोट दे पाएंगे। इसीलिए घर से बाहर निकलिए, बहुत जरूरी है आपका जो वोट है। और इसलिए दूसरे चरण के मतदान की अपील न्यूज़ स्टेट आपसे करता है कि आखिरी कुछ मिनट हैं, अभी भी जल्दी से आप अपने मतदान केंद्र तक पहुंच जाइए। एक बार आप प्रेमिसेस में पहुंच जाएंगे तो आपको वोट करने का पूरा अधिकार वहां पर मिलेगा। इसलिए अभी देर ना करें, जल्दी से जल्दी पहुंचे वहां पर। आपका वोट ही आपकी पहचान है। और ये जो परसेंटेज अभी कम दिख रहा है, जब आखिरी डेटा आए 6 बजे तक का डेटा आए तो उसमें ये परसेंटेज और बेहतर दिखे, ये हम उम्मीद करते हैं। इसलिए घरों से बाहर निकलिए, बहुत ज़रूरी है, मतदान कीजिए। और ये आखिरी समय है, अब आखिरी कुछ मिनट हैं। सेकेंड फेज़ का इलेक्शन जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद 5 फेज़ और हैं जहाँ इलेक्शन बचेगा। और ऐसे में घरों से बाहर निकलकर जल्दी से मतदान करने के लिए पहुंचिए क्योंकि उसके बाद जो है वो आपको मौका नहीं मिल पाएगा। आज अगर हम देखें 3 बजे तक के आंकड़े तो आसाम में करीब 60% मतदान हुआ है, बिहार में 44%, छत्तीसगढ़ में 63% मतदान हुआ। अच्छा मतदान छत्तीसगढ़ में हुआ। जम्मू कश्मीर में 57%, कर्नाटका में 50%, केरला में 51%, मध्य प्रदेश में 46%, महाराष्ट्र में 43% और मणिपुर में करीब 68% मतदान हुआ है। सबसे ज़्यादा राजस्थान में 50%,
त्रिपुरा में 68% और उत्तर प्रदेश में 44 और पश्चिम बंगाल में 7। अगर आप देखेंगे तो सबसे कम आपको मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश तीनों ही आपस में लगे हुए, और इसके बाद बिहार। तो अगर आप देखेंगे देश का ये जो दिल में बसे हुए राज्य हैं, यहाँ पर थोड़ी सी मायूसी देखने को मिली है। और एक बार आपको जो आपके प्रत्याशी हैं उनके बारे में भी जरूर हम बताना चाहते हैं। ये देखिए टीकमगढ़ से कौन कौन उम्मीदवार हैं इस बार। यहाँ पर वीरेंद्र खटीक हैं बीजेपी की तरफ से, और पंकज अहिरवार कांग्रेस की तरफ से हैं। बहरहाल 80 लोग हैं 6 सीटों पर। आपको कोई और पसंद हो तो आप वोट कर सकते हैं, लेकिन मुख्य लड़ाई इन दोनों के बीच ही है। ये अगला ग्राफिक्स आपके सामने दमोह का है। राहुल लोधी हैं यहाँ पर, और उनके सामने एक और लोधी हैं, तरवर लोधी, जो ये मैदान में है, इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। काफ़ी दिलचस्प फाइट यहाँ भी देखने को मिलेगी, और राहुल लोधी के लिए तो एक चैलेंज भी है इस चुनाव को जीतने का। और ये तीसरी सीट ये है खजुराहो की, जहाँ पर वीडी शर्मा का मुकाबला है आरबी प्रजापति से। आरबी प्रजापति एक तरीके से समर्थित हैं, सपा कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक से हैं। ये चौथी सीट देख लीजिए सतना की, जहाँ पर 2023 में जो मुकाबला हुआ था गणेश सिंह और सिद्धार्थ कुशवाहा का, वही मुकाबला है। सिद्धार्थ कुशवाहा विधायक बन चुके हैं सतना के। रीवा में आप देखेंगे सबसे कम वोटिंग देखने को मिली है, और यहाँ के उम्मीदवार आपके सामने हैं। नीलम मिश्रा हैं, उनके सामने जनार्दन मिश्रा इस चुनाव में मैदान में हैं। और होशंगाबाद में सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है। राव उदय प्रताप यहाँ के सांसद रहे, अब मंत्री हैं। दर्शन सिंह उनकी जगह चुनाव लड़ रहे हैं, सामने हैं संजय सिंह। अब आपको ज़रा छत्तीसगढ़ का भी हाल बता देते हैं कि यहाँ पर कौन कौन इस बार प्रत्याशी मैदान में हैं, तो वो तस्वीर भी आपको हम एक एक कर बताएंगे। और कांकेर में सबसे पहले बड़ी दिलचस्प लड़ाई है यहाँ की। आप देख सकते हैं ये दो चेहरे हैं। वीरेश ठाकुर हैं कांग्रेस की तरफ से जो चुनाव लड़ रहे हैं, भोजराज हैं जो बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। और कांकेर में ज़बरदस्त वोटिंग भी हुई है। हालांकि पिछली बार के मुकाबले जो फाइनल आंकड़ा आएगा क्या वो क्रॉस करेगा, ये देखने वाली बात होगी। ये अगली सीट जहाँ पर ताम्रध्वज साहू मैदान में हैं, रूप कुमारी चौधरी के सामने बीजेपी की। और ताम्रध्वज साहू इससे पहले गृह मंत्री रहे छत्तीसगढ़ सरकार में। और ये राजनांदगांव भी एक हाई प्रोफाइल सीट, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने संतोष पांडे इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये छत्तीसगढ़ की 3 सीटें। और थोड़ा सा यहाँ का सियासी समीकरण भी आप समझ लीजिए क्या है। राजनांदगांव लोकसभा में विधानसभा की 8 सीटें हैं कुल मिलाकर, और 8 में से 5 सीटें इस वक्त कांग्रेस के पास हैं, 3 सीटें बीजेपी के पास हैं। राजनांदगांव में करीब 16,88,647 वोटर्स हैं। राजनांदगांव में 8,43,122 पुरुष वोटर्स हैं, और 8,45,495 महिला वोटर हैं कुल मिलाकर। ओबीसी वोटर सबसे प्रभावी इस सीट पर माने जाते हैं। अकेले 5 लाख से ज़्यादा साहू समाज के वोटर राजनांदगांव सीट पर हैं। राजनांदगांव लोकसभा विधानसभा में कुल 8 सीटें हैं। महासमुंद का क्या समीकरण है वो भी देख लीजिए। यहाँ भी 8 विधानसभा सीटें एक लोकसभा के अंदर हैं। कांग्रेस ने ताम्रध्वज साहू को यहाँ से मैदान में उतारा है। बीजेपी ने रूप कुमारी चौधरी को टिकट दिया है। और महासमुंद में सबसे ज़्यादा ओबीसी वोटर्स हैं। किस तरफ जाते हैं ये भी बेहद अहम रहता है। 50% से ज़्यादा मतदाता पिछड़े समाज से आते हैं। महासमुंद सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा है। और महासमुंद में 8,24,241 पुरुष वोटर हैं। महिला मतदाताओं की संख्या 8,13,688 है। और इसके अलावा थर्ड जेंडर मतदाता यहाँ पर 22 हैं कुल मिलाकर जो रजिस्टर्ड हैं। और 8 विधानसभा सीटें इस क्षेत्र में भी आती हैं। कांकेर में बीजेपी से भोजराज नाग मैदान में है। यहाँ से कांग्रेस से वीरेश ठाकुर मैदान में है। ये सीट पर भी जबरदस्त फाइट है। कांकेर सीट एसटी के लिए रिजर्व है। और कांकेर में भी आपको बता दें कि 8 सीटें विधानसभा की आती हैं। 8 में से 6 विधानसभा सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं यहाँ पर। और 1996 तक कांग्रेस की यहाँ पर जीत होती रही थी। उसके बाद खेल यहाँ पर बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ। 1998 से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा था। कुल वोटर्स की संख्या की बात करें तो 14,47,714 हैं। इसमें से पुरुष मतदाता 7,22,339 हैं।
और महिला वोटर्स की संख्या 7,25,435 है। तो हर डिटेल हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं ताकि आप मूड बना सके किसको वोट करना है। आदिवासी वोटर निर्णायक है यहाँ पर, और बीजेपी से भोजराज नाग मैदान में है कांकेर सीट से, और कांग्रेस से बिरेश इस बार चुनावी मैदान में है। तो ये पूरा कांकेर का समीकरण जो हम आपको इस वक्त बता रहे थे। और मध्य प्रदेश की सीटों की अगर हम बात करेंगे तो वो भी अब आपके सामने हैं। वीरेंद्र खटीक और पंकज अहिरवार में टक्कर है टीकमगढ़ में। वीरेंद्र खटीक 3 बार से लगातार यहां पर जीत रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और मौजूदा सांसद हैं वीरेंद्र खटीक, उनकी साख दांव पर है। टीकमगढ़ में 8 विधानसभा सीटें कुल मिलाकर आती हैं। विधानसभा के 8 में से 3 पर कांग्रेस और 5 पर बीजेपी का कब्जा है। फिलहाल एससी के लिए टीकमगढ़ की सीट जो है वो रिजर्व है। यादव, ठाकुर, जैन, ब्राह्मण वर्ग के वोटर्स यहां पर ज्यादा हैं। कुल मतदाताओं की संख्या काफी ज्यादा आप देखेंगे यहां पर है, और पुरुष वोटर्स की संख्या 1,14,513 है यहां पर। अब जरा दमोह सीट का भी हाल आप देख लीजिए। बीजेपी का मजबूत गढ़ मानी जाती है ये सीट। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने यहां पर बड़ी जीत हासिल की, और लोकसभा क्षेत्र के तहत 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं कुल मिलाकर। 8 में से 7 पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था। दमोह सीट की अगर हम बात करें तो जयंत मलैया जैसे बड़े नेता यहां पर चुनाव लड़ते हैं। लोकसभा क्षेत्र में लोधी काफी निर्णायक है। बीजेपी ने राहुल लोधी को मैदान में उतारा है, और प्रहलाद पटेल यहां से चुनाव जीतते आए। कांग्रेस ने तरवर लोधी को इस बार प्रत्याशी बनाया। कुल वोटर्स की संख्या 19,19,510 है। पुरुष वोटर्स की संख्या 10,05,956 है। और पानी, रोजगार और पलायन सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर। दमोह सीट का जो हाल है वो आपने देखा। बीजेपी का मजबूत गढ़ इसे कहा जाता है, लेकिन अभी भी कुछ बेसिक चीजें जो यहाँ पर नहीं पहुंची हैं। और गौरव हमारे साथ इस वक्त भोपाल से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। गौरव, ये आखिरी टाइम है, आज आप वॉर रूम में भी गए थे कांग्रेस के। अब भोपाल में इस आखिरी घंटे में क्या चर्चाएं हैं, किस तरह की गतिविधियां दिखी हैं? देखिए, बिल्कुल आखिरी 1 घंटा बचा हुआ है, क्योंकि 6 बजे मतदान का जो समय है वो खत्म हो जाएगा, और 6 बजे तक जितने मतदाता लाइन में लग जाएंगे वही वोट डाल पाएंगे। लेकिन अगर हम देखें तो मत प्रतिशत दूसरे चरण में जैसी उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बार हो सकता है कि कुछ बढ़ जाए, लेकिन इस बार भी दूसरे चरण में मतदान का प्रतिशत उतना ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख नहीं रहा है। क्योंकि देखिए, अभी हम अगर 3 बजे तक का मतदान प्रतिशत देखें तो 46% तक पहुँच पाया है। 3 बजे तक का 46%, यानी अगर हम 6 बजे तक देखें तो मतदान प्रतिशत को किस तरीके से बढ़ाया जाएगा, कैसे ये बढ़ेगा, अभी कह पाना मुश्किल है। लेकिन फिर भी जो कुछ यहाँ पे लोकसभा सीटें हैं वहाँ पे कुछ जो है अच्छे मत प्रतिशत हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि होशंगाबाद में 3 बजे तक 55% मतदान हुआ था, और ये उम्मीद जताई जा रही है कि होशंगाबाद में मतदान प्रतिशत 70% तक या सबसे ऊपर जा सकता है, क्योंकि 2019 में यहाँ पे 77% तक मतदान हुआ था। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो रीवा में, जैसे कि पिछली बार भी मतदान प्रतिशत 60% के आसपास रहा था, इस बार भी यहाँ पे एक उदासीनता जरूर देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम पूरे ओवरऑल पार्टियों के रणनीति के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं अगर मत प्रतिशत कम होता है तो पार्टियों को भी काफ़ी चिंता होती है, क्योंकि अगर मतदाता उदासीन होता है तो नतीजे बहुत ज़्यादा गड़बड़ भी आ सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो आज जिन 6 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है उसमें से कुछ सीटें ऐसी हैं जिसको लेकर कांग्रेस को काफ़ी विश्वास है। लेकिन अगर हम खजुराहो की बात करें तो यहाँ से बीजेपी एक तरफा मुकाबले में है, ये बात और ये दावे कर रही है बीजेपी। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक बहुत ही बड़े मार्जिन के साथ वी.डी. शर्मा जीतेंगे, क्योंकि खजुराहो से प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा उम्मीदवार हैं। इसके अलावा अगर हम अन्य सीटों की बात करें तो दमोह में अगर हम देखते हैं तो दमोह में लोधी वर्सेस लोधी का एक मुकाबला हमें देखने को मिल रहा है, जो कहीं ना कहीं जातिगत जो वोट्स हैं उनको बांटने का काम करेगा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे भी जो मतदान प्रतिशत है 3 बजे तक का दमोह का, मैं बताना चाहूँगा आपको कि 45% तक मतदान यहाँ पे 3 बजे तक हो पाया था। ऐसे में अब 1 घंटा शेष बचा हुआ है, क्योंकि 3 बजे ये जो जानकारी है सामने आई थी
क्योंकि अब थोड़ी देर में जो 5 बजे तक की जानकारी है वो भी आएगी और 6:30 बजे निर्वाचन आयोग भी इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताएगा कि 6 बजे तक का कितना मतदान प्रतिशत रहा है। अब हालांकि अगर 6 बजे तक ये वोट प्रतिशत 70 के आसपास पहुंच जाता है या 65 के आसपास पहुंच जाता है तो एक उम्मीद जताई जा सकती है कि शाम के 7 या 8 बजे तक जो लोग लाइन में खड़े होंगे उनकी वजह से मतदान प्रतिशत 70 के आसपास या उससे ऊपर जा सकता है। क्योंकि देखिए जब 80% के आसपास मतदान होता है तो इसे एक अच्छी वोट माना जाता है, लेकिन अगर मतदान प्रतिशत 70 के नीचे अगर होता है तो इसे एक उदासीनता के तौर पर देखा जाता है। लेकिन फिर भी जिस तरीके का आज मुकाबला कुछ सीटों पर था, ये कहा जा रहा था कि आज हो सकता है कि अच्छे प्रतिशत हमें देखने को मिले। क्योंकि देखिए अगर हम सतना की बात करें तो सतना का मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि सिद्धार्थ कुशवाहा यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी, गणेश सिंह यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी, तो वहीं नारायण त्रिपाठी जब यहाँ बीएसपी से खड़े हुए हैं तो एक त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ऐसे में गणेश सिंह जो विधानसभा चुनाव में भी खड़े हुए थे और हार गए थे, उसके बाद बीजेपी ने उन्हें फिर से मौका दिया है। तो ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस को काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि नारायण त्रिपाठी जब यहाँ पे खड़े हुए थे, जब वो चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने ऐलान किया था, उसके बाद से कांग्रेस ने यहाँ पे अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दी थी। आज जब हम कांग्रेस कार्यालय पहुंचे थे तो उनका भी साफ तौर पर ये कहना था कि उनके द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है हर एक बूथ पर, हर एक क्षेत्र पर कि किस तरीके से मतदान चल रहे हैं। यहाँ तक कि अगर कहीं किसी बूथ पर मतदान नहीं हो रहा है या वोट प्रतिशत कम हो रहे हैं तो उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि ये वोट प्रतिशत बढ़ाया जाए। इसके अलावा जब हमने पहले चरण के चुनाव देखे थे जहां 6 सीटों में से 3 सीटों पर मतदान प्रतिशत बेहद कम हुआ था, उसके बाद लगातार निर्वाचन आयोग की तरफ से भी ये कोशिश की जा रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान इस बार हो। जहां जहां बूथ खाली पड़े हुए थे वहां वहां ये निर्देश दिए गए थे कि तमाम जो अधिकारी हैं, तमाम जो प्रशासनिक अमला है, वो लोगों को जागरूक करें, उनसे बातचीत करें और ये प्रेरित करें उन्हें कि वो जाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। लेकिन जिस तरीके के अभी तक रिजल्ट सामने आए हैं, जिस तरीके के अभी तक प्रतिशत हमारे सामने आए हैं, कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत अभी फिलहाल कम दिख रहा है। हालांकि हो सकता है कि 6 बजे तक जो आंकड़ा है वो थोड़ा बढ़ जाए, लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी लगातार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि वोट प्रतिशत बढ़े। हालांकि कांग्रेस जब हमने बात की तो उन्होंने ये भी कहा था कि कई क्षेत्रों में इस तरह की शिकायतें भी सामने आ रही हैं कि कहीं गड़बड़ भी की जा रही है, जो प्रशासन मशीनरी होती है उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि बीजेपी ने साफ तौर पर यहाँ पे कहा है कि वोट प्रतिशत बढ़ेगा और उनके जितने भी बूथ हैं यहाँ पर जितने भी वोट प्रतिशत अगर बढ़ते हैं तो वो पूरे बीजेपी के फेवर में जाएंगे। क्योंकि देखिए 29 की 29 लोकसभा सीटों को जीतने के दावे के साथ बीजेपी मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में कूदी थी। अब आज 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव है, 6 लोकसभा सीटों पर पहले चुनाव हो चुके हैं। आज जिन 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव है वो ज़्यादातर सीटें ऐसी हैं जिस पर बीजेपी लंबे समय से काबिज रही है। चाहे हम होशंगाबाद की बात करें या हम दमोह की बात करें या हम इसके अलावा अगर खजुराहो की बात करें तो ये तमाम वो सीटें हैं जिस पे बीजेपी हमेशा से मजबूत रही है 2009 के बाद से। बिल्कुल, ये काफी इंपॉर्टेंट है और हम इंतजार कर रहे हैं फाइनल डेटा क्या आता है। गौरव